इक्वलिटी के चैप्टर में हम आगे डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी में हम देखते हैं कि लीगल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी के बारे में बतलाया गया है। ये है डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। तो सबसे पहले लीगल इक्वलिटी यानी कानूनी समानता। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दो जो टर्म हैं वो हमारे सामने आते हैं। अब हमको इनके परिप्रेक्ष्य में इसको समझना है कि ये क्या होते हैं। और हम देखते हैं कि लीगल इक्वलिटी जो है वो एक ऐसे सिद्धांत की बात करता है जहां सभी इंडिविजुअल्स जो हैं, वो चाहे उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो, एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है अंडर द लॉ। कानून की नजर में सभी बराबर हैं। एक फाउंडेशनल कंसेप्ट है लीगल सिस्टम का जो इस बात पर बल देता है कि इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस बना रहे ताकि जस्टिस हो सके जो लॉ है उसके इंटरप्रिटेशन में या उसके एप्लीकेशन में। Legal equality is a key component of the broader concept of equality before the law। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं लीगल इक्वालिटी के, जो क्या है लक्षण जिससे हमें मालूम चलता है कि लीगल इक्वालिटी है। तो जहां लीगल इक्वालिटी होगी वहां पर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी एक समान रूप से लॉ का एप्लीकेशन सब पर लागू किया जाएगा। तो यहाँ की जो सबसे की पॉइंट्स है वो हम समझते हैं कि जो लीगल इक्वालिटी है, जो लॉ अप्लाई होगा, जो कानूनों का बंधन होगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगा। किस चीज पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे? चाहे जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो, रेस हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, इथनिसिटी हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, या अदर कोई पर्सनल एट्रीब्यूट्स हो। दूसरे पॉइंट्स को हम देखेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात कही गई है, यानी कि संविधान में सबको अधिकार जो मिले हैं तो उन अधिकारों की सुरक्षा जो है समान रूप से हो, एक ऐसा लीगल सिस्टम हो जो सेफ गार्ड कर सके फंडामेंटल राइट्स का, विदाउट फेवरिंग और डिसएडवांटेजिंग पार्टिकुलर ग्रुप, उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके। उसके बाद है इम्पार्शलिटी ऑफ लीगल प्रोसेसेस। तो लीगल प्रोसेसेस क्या हुआ? यहाँ पर हुआ कि जो जज होंगे, यानी जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे या अदर लीगल अथॉरिटी जो होंगे वो अनबायस्ड रहेंगे, बिना पक्षपात के व्यवहार करेंगे, एंड ट्रीट इंडिविजुअल्स फेयरली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। किसी का क्या बैकग्राउंड है, मतलब किसी को फेवर नहीं करेंगे कि वो धनी बैकग्राउंड से है या विशेष धर्म से है, विशेष जाति से है, उसको कोई पक्षपात पूर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी, पूरी इम्पार्शियलिटी रहेगी लीगल प्रोसेसेस में। प्रोसेस का मतलब कानून की प्रक्रिया जो है उसमें जो व्यक्ति शामिल हैं, जो प्रोसेस शामिल है, वो सब आपको इस तरह से मेंटेन करते हुए इम्पार्शियलिटी मिलेगा। एक्सेस टू जस्टिस। अब लीगल जो इक्वालिटी है वो तभी संभव है जब जस्टिस तक सबकी पहुंच हो, हर इंडिविजुअल की पहुंच हो। पहुंच में सबसे बड़ी बाधा होती है फाइनेंस। तो फाइनेंशियली मींस जो भी हो रिगार्डलेस, और एक्सेस टू लीगल रिप्रेजेंटेशन हो, फेयर ट्रायल हो, और मैकेनिज्म जो है लीगल सिस्टम का ऐसा हो कि जिसके पास धन की व्यवस्था नहीं है वो भी न्याय पा सके, इसके लिए मैकेनिज्म उस सिस्टम में होने चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो हम इक्वलिटी की बात कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लीगल मैटर्स में भी नहीं होना चाहिए, चाहे रेस हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो। लीगल सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू एक्टिवली प्रिवेंट एंड रेक्टिफाई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है तो उसको रोकेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, रेक्टिफाई करेंगे, अगर है तो उसमें सुधार करेंगे। इक्वालिटी इन लीगल प्रोसीजर्स, यानी लीगल इक्वालिटी रिक्वायर दैट जो भी इंडिविजुअल हैं वो इक्वली लीगल प्रोसीजर्स। तो लीगल प्रोसीजर्स क्या होंगे? जो अरेस्ट से संबंधित अगर कोई प्रोसेस है, या फिर डिटेंशन यानी उनको बंधन में रखना, कोर्ट हियरिंग्स, सेंटेंसिंग सजा सुनाना, कोर्ट में सुनवाई होना, ये सारे जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, जो कानूनी प्रोसेस हैं,
वहां पर समान व्यवहार होगा, यानी सबके साथ किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था होगा। इक्वल स्टैंडिंग इन लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही में समान स्थिति। तो जो भी पार्टीज हैं, जब पार्टीज का मतलब यहाँ पर एक पक्ष और दूसरा पक्ष, ये दो होते हैं जो न्याय के लिए आपस में जिनका विवाद होता है, तो दोनों पक्ष जो है वो पार्टी कहलाएंगे। तो ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन लीगल प्रोसीडिंग्स शुड हैव इक्वल स्टैंडिंग बिफोर द लॉ। अपराध करने वाला या जिसके साथ अपराध हुआ है, दोनों कोर्ट ऑफ लॉ में समान रूप से अपनी बातों को रखने का, अपने लिए वकील चूज करने का, अपने लिए जो भी लीगल प्रावधान हैं उनका प्रयोग करने का, जब तक वो गिल्टी ना प्रूव हो जाए, सबको समान रूप से वो स्टैंडिंग दी जाती है लॉ के सामने कि हम इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, इस सिद्धांत के तहत भी हम इसको समझ सकते हैं। तो वहां पर समान स्थिति प्रोवाइड की जाती है। लीगल इक्वेलिटी में माइनॉरिटी राइट्स, उनके कैसे प्रोटेक्शन हो। यहाँ माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं हो सकता है, भाषाई जो है वो भी हो सकते हैं, रीजनलिज्म से भी हम इसको समझ सकते हैं, और सांस्कृतिक रूप से भी समझ सकते हैं। जो भी एंगल हो जहाँ पर एक पक्ष का बोलबाला हो, वैसी स्थिति में माइनॉरिटी राइट्स जो है उनके प्रोटेक्शन की बात है। रूल ऑफ लॉ, कानून का ही शासन चलेगा। तो ये लीगल इक्वालिटी है। अब हम देखते हैं कि जो की फीचर्स हैं, तो यहाँ हम फिर से ब्लॉक में जाते हैं। लीगल इक्वलिटी की हमने बात की, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो जैसे ही आता है तो यहाँ की जो सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है कि सभी जब कानून के सामने बराबर हैं तो रिच पुअर, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। इन द आईज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल। तो इसी को हम देखते हैं कि इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ जो है उसमें जो मुख्य बातें होंगे, इम्पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इम्पार्शियल का मतलब क्या हुआ, कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। जो कानून है उसको लागू करते वक्त कानून के दायरे में जब भी कोई आएंगे तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ऑल इंडिविजुअल्स आर इंटाइटल्ड टू इक्वल ट्रीटमेंट, सबको ट्रीटमेंट इक्वल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे शादी में जाएं तो सबको एक ही जैसा भोजन, सभी लोग वही भोजन करते हैं, किसी के लिए स्पेशल और किसी के लिए कोने में पत्तल, ऐसा नहीं। तो उसी तरह से ये कानून के सामने जो जाएंगे सबके साथ समान जैसा ही व्यवहार होगा, कानून सब पर समान रूप से लागू होगा। लॉ शुड बी अप्लाइड इम्पार्शियली विदाउट फेवरिंग और डिसएडवांटेजिंग इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल के डिसएडवांटेज में ये काम नहीं करेगा, चाहे उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक बार बार आते हैं, रिलीजियस, जेंडर, रेस, सोशियो इकोनॉमिक, इसको हम ध्यान में लेकर चल सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक्सेस टू जस्टिस, ये सारी बातें हमने देखा। तो ये जो है, जो लीगल इक्वालिटी में है, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये सारा आ जाता है। अब हम इसमें एक जो खास बात है जो हम देखना चाहेंगे वो ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी जो लीगल इक्वलिटी में ही है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ से। अब इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम इन लाइनों को पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से अर्थ हम इसका समझ पाएंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी, मतलब हम सबको एक ही छड़ी से हाँक नहीं सकते। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, सभी नियम सब पर बराबर रूप से लागू होंगे, लेकिन एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब है कि एकदम ऐसा भी हमें नहीं करना है कि इससे जो समाज का एक वर्ग है, हर वर्ग में, या हम जो उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं, तो हर श्रेणी के भीतर भी आपस में कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके चलते हमको किसी को थोड़ा स्पेशल ट्रीट करना पड़ सकता है। यानी कि एब्सोल्यूट इक्वल अगर हम सबको मानकर चले कि सभी बराबर ही हैं, हमने ये कानून लागू कर दिया या हमने ये नियम बना दिया, सबको उसी के अनुसार चलना है, उसी का पालन करना है, तो इससे जो फायदा है इक्वलिटी का, इससे जो हम जस्टिस की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, इससे जो सिस्टम को हम अच्छे से मूव करना चाहते हैं, इससे जो हम एक सहारा देना चाहते हैं जो थोड़े पीछे रह गए हैं, वहां पर दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर और इसको देखते हैं कि वाइल द लॉ विल नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द पीपल, इक्वल प्रोटेक्शन मीन्स दैट ऑन ग्राउंड ऑफ रीजनेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब सभी के लिए तो कानून बराबर ही होंगे,
लेकिन सिचुएशन को देखना होगा, स्थितियों को समझना होगा, उसमें क्या कोई रीजनिंग है, क्या कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जिसको कि हम लागू कर सकते हैं, और वो इसलिए ताकि हमारा जो एंड गोल है इक्वलिटी यानी समानता का वो प्राप्त हो सके। अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है तो हमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन मतलब लोगों को मानना पड़ेगा कि ठीक है कानून तो समान अप्लाई होगा लेकिन ये समान जैसे है नहीं, थोड़ी असमानता तो है। अब उदाहरण से ये और स्पष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन उसी के भीतर भी कुछ एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और एग्जाम्पल कितना अच्छा है, जैसे कि हम ये देखते हैं कि सबसे पहले स्पेशल क्यूज, मतलब अगर लाइनें लगती हैं किसी कार्य के लिए तो स्पेशल क्यूज फॉर लेडीज, लेडीज के लिए। अब वो जो भी वर्गीकरण है सब भी वर्ग में लेडीज तो पाई जाएंगी, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो आर्थिक वर्ग हो। तो अब वहां पर उनके लिए स्पेशल क्यूज लगाए जा सकते हैं। कॉन्सेशन गिवन टू स्टूडेंट्स इन रेलवे जर्नी, रेलवे जर्नी में सभी के लिए तो नियम एक ही है, सभी को इतनी यात्रा का इतना रुपया देना पड़ेगा, लेकिन वो अगर स्टूडेंट है तो उसे सरकार दे कॉन्सेशन देती है। हाँ, जहाँ भी लाइनें लगती हैं वहाँ लेडीज के लिए अलग लाइन या अलग से कुछ सुविधा की व्यवस्था होती है। सीनियर सिटीजन के लिए वहां पर व्यवस्था होती है। कई जगह पर जो फी होती है उसमें डिस्काउंट्स होता है। उसके बाद इसी में हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डिस्टिंक्शन हैं जो कि बर्थ, कास्ट, क्रेड और रिलीजन बेस्ड होते हैं। तो वहां पर पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसमें हम देखते हैं एफर्मेटिव एक्शंस, अब सरकार जो एफर्मेटिव एक्शंस लाती है कि कुछ विशेष वर्ग को, वंचित को सब कुछ बराबर मानते हुए भी उनके लिए कुछ स्पेशल इंतजाम होते हैं। उनको जैसे अगर 100 में 50 अगर एलिजिबिलिटी है सामान्य लोगों के लिए, तो कुछ ऐसे वर्ग जो कि पिछड़े माने जाएंगे तो उनको भी बराबर लेवल पे लाने के लिए, चूंकि वो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो रीजनेबल होता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर स्थितियां वो होती हैं कि उनको 50 की जगह 40 में ही उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के योग्य मान लिया जाता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हम समझना चाहेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि equal protection of law is a constitutional principle that ensure that all individuals, regardless of their characteristic or background, receive the same legal treatment। तो सेम ट्रीटमेंट ही रिसीव कर पाए, सेम लीगल ट्रीटमेंट ही रिसीव कर पाए, समान रूप से वही कानून उनके लिए भी उनके फायदे के लिए कार्य कर पाए, इसके लिए वो समान तभी लाभ ले पाएंगे जब हमें थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन उनमें और उसी वर्ग में दूसरों के बीच करना पड़ेगा, तो उनको हम आसानी से उसका लाभ दे सकते हैं। और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की, चाहे जो भी देश हो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे भी देश में, हमारे यहाँ भी इस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का इस्तेमाल कर सके। इक्वल प्रोटेक्शन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन तो नहीं होता है। लीगल स्टैंडर्ड्स अप्लाई यूनिवर्सली, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, अब ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इक्वल प्रोटेक्शन होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मतलब सरकार को अकाउंटेबल मानता है फॉर इंश्योरिंग दैट इट्स एक्शन एंड पॉलिसीज डू नॉट रिजल्ट इन अनजस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। सरकार का कोई भी एक्शन अनजस्ट, अनजस्ट मतलब ऐसा जो जस्टिस ना कर सके, और ऐसी कोई पॉलिसी ना हो जिससे कि कुछ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हो। तो सरकार की जो भी एजेंसी होंगी, मुख्य रूप से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी जुडिशरी, आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट इंडिविजुअल्स फेयरली एंड इम्पार्शियली। उसके बाद हम देखते हैं फेयर लीगल प्रोसीजर्स होंगे, एक्सेस टू जस्टिस होगा, और ये सबसे प्रमुख बात एफर्मेटिव एक्शन एंड रिमेडियल मेजर्स। तो इसी को हमें समझना है कि इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, ये लाइनें देखिए, इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं जहां इक्वल प्रोटेक्शन में अलाउ फॉर एफर्मेटिव एक्शन और रिमेडियल मेजर टू एड्रेस हिस्टोरिकल और सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक क्रम में कुछ लोग जो पीछे छूट गए हैं या जो सिस्टम काम किया है
जिस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, जिस तरह से पॉलिसी बनते रहे हैं, जिस तरह से सरकारें चली हैं, उनमें वो लोग आर्थिक से रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक उनका जो प्रगति है वो नहीं हो पाई है। तो ऐसे लोगों के लिए एफर्मेटिव एक्शन, यानी कि इनको आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका होता है कि वो उनको कुछ स्पेशल रियायतें दी जा सकती हैं। These measures are designed to promote equal opportunity and correct past injustice। जो भूतकाल में इनके साथ या इस वर्ग के साथ या ऐसे लोगों के समूहों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको सुधारने के लिहाज से इस तरह के उपाय किए जाते हैं। तो उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, तो माइनॉरिटी भी यहाँ पर हर तरह के माइनॉरिटी हैं। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डायमेंशन में जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के मुख्य मुख्य जो लाइनें या शब्द हैं जिसको हम समझ लेते हैं। वन मैन वन वोट, सभी राजनीतिक रूप से बराबर हैं। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब डेमोक्रेसी में वोटिंग बिहेवियर, जो सामान्य जनता वोट करेगी तो सभी बराबर हैं, चाहे वो कितना भी पैसा हो उसका भी वोट एक है, कितना भी गरीब हो उसका भी वोट एक है। कोई भी किसी भी तरह का बिना भेदभाव सबके पास वन मैन वन वोट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी विच हैज नाउ फाउंड अनक्वालिफाइड सपोर्ट ऑल द कंट्रीज। तो सभी देशों में इस तरह के सिद्धांतों को अब मान लिया गया है। According to Lasky, political equality means the authority which exerts that power must be subject to rules of democratic governance। यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है जो अथॉरिटी होंगी, मतलब जिनके हाथ में शक्ति होगी, जिनके हाथ में पावर होगा, वो भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के नियम हैं उससे बंधे होंगे। राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति शक्ति संपन्न है वो भी बराबर ही है उन सामान्य व्यक्ति के जो राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं उसमें भाग लेता है, मत देता है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी नॉट एज सिंपल एज द लिबरल मीनिंग कन्वे। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी में जो है वो सिर्फ मत देने का ही अधिकार नहीं होता, सभी बराबर हैं। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होंगी, जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होंगे, जो पॉलिटिक्स में जाकर अपनी बातों को रखने, पद प्राप्त करने, या हमारे लोकतंत्र में हम कहें तो संगठित होकर समूह बनाने, चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, खड़े होने चुनाव में, या सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने, इसमें सभी समान है। कोई भेदभाव या किसी तरह का जो हम डिफाइन करते हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कोई भी। लेकिन यहाँ भी हम देखेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी में जैसे अभी संसद में पास करके नियम बना दिया गया जो आने वाले समय में लागू हो जाएगा, जहां महिलाओं को एफर्मेटिव एक्शन के तहत पॉलिटिकल इक्वालिटी मानते हुए भी आरक्षण की बात की गई है। यहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी था तो उसके एक दो पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी के की एस्पेक्ट्स क्या हैं? इक्वल वोटिंग राइट्स, तो इक्वल वोटिंग राइट्स तो है ही, सभी जो है इलेक्शन में सबके वॉइस एक ही होंगे, इक्वल वोटिंग राइट्स है। तो उसके बाद इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस में सबकी समान भागीदारी, यानी सभी समान रूप से राजनीतिक जो पॉलिटिकल ऑफिस का मतलब जो राजनीतिक पद है उसको प्राप्त कर सकते हैं, सभी के पास समान अवसर हैं उसको प्राप्त करने के। एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ देयर कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। अपने देश का नेतृत्व हर व्यक्ति कर सकने की क्षमता रखता है, सभी बराबर है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, अपनी बातों को बताकर ही वो लोकतंत्र में किसी की बुराई कर सकते हैं, पार्टी की कमियां निकाल सकते हैं, विपक्ष का किरदार निभा सकते हैं, या उनके अंदर क्या काबिलियत है वो किस तरह से बेहतर कर रहे हैं ये बतला सकते हैं। और असेंबली ये अधिकार ही वो उनको असेंबली के द्वारा नेतृत्व क्षमता प्रदान कर सकता है। तो ये दोनों अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका भी इनको सिटीजन को रहता है। इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ, political equality extend to equal treatment under the law, ensuring that all citizens are subjected to the same legal standard। सभी को सेम लीगल स्टैंडर्ड्स का प्रोटेक्शन रहता है रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन और इन्फ्लुएंस। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स है तो ये हम यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक इक्वालिटी में हम देखते हैं रेफर्स टू द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है जहाँ इकोनॉमिक्स की बात है वहां धन की बात है, मनी की बात है, वहां पर जो वेल्थ है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। फेयर का मतलब ये हो गया कि उचित, उचित तरीके से, यानी सबको
ये अधिकार हो कि वो धन कमा सके, सबको ये अधिकार हो कि वो धन खर्च कर सके, सबको ये अधिकार हो कि जो राज्य के रिसोर्सेस है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, उनमें उनकी भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित हो, और उनको अपॉर्चुनिटी जो है राज्य की तरफ से जो अवसर है वो समान रूप से मुहैया कराया जाए, जो उनके आर्थिक प्रगति में सहायक होगा। दैट ऑल इंडिविजुअल शुड हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज। तो क्या भोजन सबको उपलब्ध हो, शेल्टर रहने की जगह सबको उपलब्ध हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब अगर उपलब्ध नहीं है तो सरकार अलग से, आप देखेंगे, वेलफेयर मैकेनिज्म की तरह, चूंकि इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे, तो शेल्टर के लिए प्रधानमंत्री आवास हो गया, फूड के लिए राशन जो वितरण होता है, अन्नपूर्णा, अलग अलग योजनाएं चलती हैं। हेल्थ केयर के लिए हम देखते हैं कि सरकार ने कई योजनाएं निकाल रखी हैं। एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन बच्चों को, उसके प्रावधान है। एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही। तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कोई भी हो, सभी बराबर हैं, सभी इसका जो लाभ ले सकते हैं। मुख्य रूप से जो डिसएडवांटेज हैं, एफर्मेटिव एक्शन के तहत उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी की जो की एस्पेक्ट्स हैं वो है इनकम इक्वालिटी। इक्वालिटी, सरकार या राज्य ये प्रयास करता है कि जो गैप है, हाई एंड लो इनकम के जो ग्रुप हैं, उनके बीच जो गैप है वो कम होता जाए। ऐसी पॉलिसीज बने कि इनकम में इक्वालिटी आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो अधिक कमाता है उस पर अधिक टैक्स लगाया जाता है, जो कम कमाता है उनके लिए टैक्स नहीं होते हैं, उनके लिए एक सीमा बनाई जाती है। किसी को मिनिमम कितनी मजदूरी मिलेगी उससे कम पर काम नहीं कराया जा सकता है, तो उसके लिए मिनिमम वेज लॉज होते हैं। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है लो इनकम इंडिविजुअल और फैमिली को। इसके उपाय किए जाते हैं ताकि आर्थिक समानता, सभी लोग आर्थिक रूप से समान हो। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑल्सो एड्रेस डिस्पैरिटी इन वेल्थ एक्यूमुलेशन। कोई बहुत धनी हो गया, कोई बहुत गरीब हो गया, तो इससे क्या है कि डिस्पैरिटी होता है। तो इसको कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो कैसे प्रयास किए जाते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रोमोट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड स्टेट टैक्सेस, प्रॉपर्टी पर जो टैक्सेस लगते हैं, इनहेरिटेंस लॉ होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, एसेट बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी, डिसएडवांटेज कम्युनिटी। तो डिसएडवांटेज कम्युनिटी के लिए एसेट का मतलब होता है एक जो वंचित वर्ग है उसके लिए सबसे पहले तो घर की व्यवस्था है, उसके बाल बच्चे और परिवार के लिए प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ के, जैसा हमने पिछले में देखा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है राज्य करता है, और अलग अलग टैक्स लगाकर उच्च वर्ग से जो धन प्राप्त होता है, जो कर प्राप्त होता है, उसका प्रयोग निम्न वर्ग के उत्थान में किया जाता है। अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको बराबर मिले। ऑल इंडिविजुअल हैव एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटी, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, तो इसमें सबको समान सुविधाएं मिले। सोशल सेफ्टी नेट्स की बात है। अब हम इसी को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बात की गई है, लॉ मस्ट compensate them for those initial disadvantages by means of social legislation and social service such as minimum wages, tax exemption, unemployment benefit, free public schooling, scholarship। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। तो ये हम इकोनॉमिक इक्वालिटी को समझ लिए। उसके बाद आता है सोशल इक्वालिटी। तो सोशल इक्वालिटी जो है, concerned with the equality of opportunity for every individual for the development of his personalities। यानी कि सोशल इक्वालिटी, समाज में कोई भी भेदभाव नहीं रहे, चाहे कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, सेक्स हो, एजुकेशन हो, इसमें लेकर समाज में कोई भेदभाव, किसी वर्ग से संबंधित कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस कैन बी अंडरस्टूड एज दैट इन स्पाइट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन देयर इज नो एविडेंस दैट वुमेन आर इन जनरल इंफीरियर। अब समाज में जब हम समानता की बात करेंगे तो समाज में सबसे पहले जो है मुख्य दो जो बाइनरीज के रूप में सामने आता है वो मेल और फीमेल है। तो यहाँ पर काफी अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। तो सामाजिक समानता का मतलब इनके बीच समानता कैसे हो सकती है, पहले तो ये
कि नौकरियों में समान अवसर दोनों को मिले और उसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। और इस कंसेप्ट को छोड़ा जाए, जैसे यहाँ लिखा है कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है उसके चलते एक जेंडर इंफीरियर है, ऐसा जो साइकोलॉजिकल एक दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। चाहे वो इंटेलिजेंस हो, बिजनेस कैपेसिटी हो, साउंडनेस ऑफ जजमेंट हो, तो इसका मतलब है कि हर कार्य को करने की योग्यता दोनों में समान रूप से है। तो इसको लेकर समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी राज्य प्रयास करेगा कि यह समानता कैसे प्राप्त हो, दस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसी तरह से ये अलग अलग समाज में जो वर्गीय भेद हो सकता है, चाहे स्त्री पुरुष का हो या जाति आधारित हो या समाज में धर्म आधारित भी हो सकता है, तो इन सब से छुटकारा मिले, समाज कैसे आगे बढ़े और समाज में इसकी क्या व्यवस्था हो, ये हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है रिलेशन ऑफ इक्वालिटी विथ लिबर्टी एंड जस्टिस। तो इक्वालिटी का लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और न्याय के साथ क्या संबंध है, इसी को बताना है। तो इसमें दो तरह के एस्पेक्ट्स आते हैं, लिबर्टी और इक्वालिटी एज अपोज टू ईच अदर। अपोज का मतलब होता है कि अगर हम किसी को स्वतंत्रता देना चाहते हैं और इसके साथ हम समानता को भी लागू करना चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बाधक बन जाते हैं। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन पॉलिटिकल फिलोसफी। तो कभी कभी क्या होता है कि ये एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, अपोज होते हैं। तो 10 पॉइंट्स में हम इसको समझेंगे। मतलब अगर हम कहें कि किसी को बहुत स्वतंत्रता मिलेगी तो उससे समानता में असर पड़ सकता है, या अगर हम समानता की बात करेंगे तो स्वतंत्रता कम हो सकती है इंडिविजुअल की या ग्रुप की। तो ये कैसे कन्फ्लिक्टिंग है, इसी को समझने के लिए यहाँ पर 10 पॉइंट में इसको समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। किस चीज का फ्रीडम? एक्ट, मेक चॉइसेस, क्या चॉइसेस लेंगे, कोई इंटरफेयर ना हो। और इक्वालिटी ये अलग चीज है, इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, स्टेटस में, राइट्स में और अपॉर्चुनिटी में। तो ये तो पहले हमने डिफिनेशन ले लिया। दूसरा, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव। लिबर्टी क्या है? ये जोर किस पर देती है? राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल पर। और इक्वालिटी, क्रिएटिंग इक्विटेबल आउटकम। आउटकम जो है किसी चीज का, आउटकम वो बराबरी जैसा हो, किसके लिए? सोसाइटी के लिए एज अ होल, विच मे रिक्वायर लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। यानी कि पूरे समाज के लिए अगर हम समानता की बात करेंगे, समाज में सबको समान, समान करने का मतलब एक व्यक्ति अकेला क्या समान, उसकी समानता के लिए उसको तो किसी के रेस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा। धन में समानता देखना है तो समाज में कितने लोगों के पास कितना कितना धन है और इसकी स्थिति क्या है। तो इक्वलिटी है, इसका मतलब वो एक ग्रुप की तरह उसको देखना पड़ेगा कि हाँ ये भी समान रूप से अवसर मिले हैं, समान रूप से आर्थिक स्थिति, समान रूप से एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हम समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लिमिटेशन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में लिमिटेशन हो जाता है। उसके बाद क्या है? डिफरिंग प्रायोरिटीज। दोज हु प्रायोरिटाइज लिबर्टी, जिनको स्वतंत्रता चाहिए, लिबर्टी चाहिए, मे आर्ग्यू दैट एक्सेसिव फोकस ऑन इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी पर ज्यादा फोकस करेंगे, कैन लीड टू इन्फ्रिजमेंट ऑन इंडिविजुअल राइट्स। तो हमने समानता की बहुत बात की, इसका मतलब मेरी स्वतंत्रता कम होगी, मेरी स्वतंत्रता कम होगी या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होगी, तो इसका मतलब है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स होगा, मतलब उसका क्षय होगा जो व्यक्ति का अधिकार है। while proponents of equality may argue that without addressing systematic inequality, सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी को अगर हम नहीं समझेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसकी दूर नहीं करेंगे, तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये कंट्रडिक्शन वैचारिक तौर पर है। रिसोर्स एलोकेशन। अचीविंग इक्वालिटी ऑफन रिक्वायर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेस टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेस टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। लेवल द प्लेइंग फील्ड का मतलब है किसी ने रेस जो है शुरू की, तो रेस जब शुरू होती है तो सब अलग अलग बिंदु से जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अलग अलग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो गोलाकार एक पथ पर दौड़ते हैं। और हम समझ सकते हैं कि
एक ही केंद्र में जो अलग अलग जो गोलाकार जो परिधियां होती हैं, तो जो जितना दूर होगा सर्किल वो बाहर वाला, उसका ज्यादा होगा रेडियस। तो इसलिए जो है उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है वो अलग होते हैं। ये इस तरह से इसको कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ही जैसा जो है स्थिति पैदा करें, एक ही जैसे डिस्टेंस को उनको कवर करना पड़े। तो एक ही जैसा डिस्टेंस को यहाँ कवर करना पड़े, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर व्यक्ति असमान है, तो असमान व्यक्ति को किसी समान समाज में व्यक्ति के सम्मुख लाने के लिए उसको हमको अलग से मेटेरियल रिसोर्सेस देना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उसको, या तो जैसे घर, जिसके पास घर ही नहीं है तो उसको घर भी बनाकर देना है, जिसके पास शौचालय नहीं है शौचालय बनाकर देना है, जिसके पास धन नहीं है उसको अलग तरीके से जो धन के सुविधाएं हैं वो देनी है, पुस्तकें देनी है। तो इसमें काफी रिसोर्सेज जो है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने में रिसोर्स की एलोकेशन किया जाता है, विच में रिक्वायर कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी सच एज थ्रू टैक्सेशन और रेगुलेशन। तो जो वंचित समुदाय हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने के लिए जब बहुत कुछ दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर है, जो आर्थिक स्थिति जिनकी बेहतर है, उन पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, उन्हीं पर जो टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगने का मतलब कहीं ना कहीं उनके स्वतंत्रता में भी, क्योंकि धन कमाने की स्वतंत्रता, धन को बचाने की स्वतंत्रता, धन को खर्च करने की स्वतंत्रता, लेकिन उस स्वतंत्रता में एक अंकुश टैक्स का है। तो उसके द्वारा उनको जो टैक्स लगेगा वो उनकी स्वतंत्रता में कमी होगी, और ये टैक्स होगा इक्वलिटी यानी समानता को बढ़ाने के लिए। मेरिट वर्सेस नीड्स, लिबर्टी ऑफ एन चैंपियंस मेरिटोक्रेसी, स्वतंत्रता में ज्यादातर मेरिटोक्रेसी की बात की जाती है। जिसके पास मेरिट है वो आगे आएगा, वो समाज में खुद ही अपनी इमेज बनाता चला जाएगा, अपना धन बढ़ाता चला जाएगा, अपना विकास करता चला जाएगा। जहाँ इंडिविजुअल का सक्सेस होता है बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स एंड एबिलिटीज, जितना एफर्ट लगाएगा जितनी एबिलिटी होगी। लेकिन इक्वालिटी में क्या है, prioritize address the need of the disadvantaged sometimes at the expense of individual merit। तो जैसे हम देखते हैं अभी की व्यवस्था में, जहां पर मेरिट को सिर्फ नहीं ध्यान में रखा जाता है, वहां पर जो एक वंचित समुदाय है उसको भी हमको चूंकि बराबरी पर लाना है, तो उसके लिए कोई 70% में एग्जाम पास कर रहा है, कोई 32% में ही एग्जाम को पास कर जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए 32% में करवाया जा रहा है क्योंकि उस समाज से भी प्रतिनिधित्व चाहिए इक्वलिटी पर लाने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए। तो ये एक यहाँ पर फर्क है। फिर देखते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ राइट्स, सिचुएशन में अराइज वेयर इंडिविजुअल लिबर्टी कंफ्लिक्ट विद द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच क्लैशेस विथ efforts to prevent hate speech that perpetuates inequality। हेट स्पीच का मतलब होता है कि एक समुदाय कुछ ऐसी बात कहे जिसमें किसी दूसरे समुदाय को नीचा दिखाने की बात हो। तो एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, जब वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग करता है, वो कुछ भी बोलना चाहता है, कुछ भी बताना चाहता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पे बाधक है ऐसे स्पीचेस स्पीचेस के बिना पर उसकी स्वतंत्रता में अंकुश लगा दिया जाए। तो ये भी एक कंफ्लिक्ट होता है, और इस पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इस तरह की स्पीच जो होते हैं वो इनइक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं, इस बात को मजबूत करते हैं इस तरह के स्पीचेस कि हम अलग है, तुम अलग हो, और तुम्हारा स्टेटस या तुम्हारी मान्यताएं या तुम्हारा जो भी थॉट प्रोसेस है या विचार है वो नीचा है, हमसे अलग है, या अलग होने के चलते भी असमानता तो है ही। सोशल मोबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी, लिबर्टी में फोस्टर सोशल मोबिलिटी by allowing individual to pursue their own interest and ambition even if it leads to unequal outcome, while equality may prioritize stability and social cohesion over individual advancement। यहाँ हम देखते हैं सोशल मोबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात करती है। स्वतंत्रता का मतलब है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, अपने एम्बिशन को फॉलो करो। इससे क्या है कि रिजल्ट कुछ भी हो, आप का मूवमेंट सामाजिक मूवमेंट बना रहेगा, समाज में गतिशीलता बनी रहेगी, समाज में एक स्थिरता नहीं आएगी। लेकिन समानता के सिद्धांत में स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दिया जाता है इंडिविजुअल एडवांसमेंट की जगह। तो इक्वलिटी को प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं कि इक्वलिटी में प्रायोरिटाइज स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि जैसे हम देखेंगे कि समाज में जो वंचित समुदाय है, उसी के एग्जाम्पल को हम लेकर इस बात को समझ सकते हैं जैसा आज की राजनीति में है कि वो
स्टेबिलिटी बनी रहे। गतिशीलता नहीं है क्योंकि वो वर्ग उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं है, या जो लोग उस वर्ग में प्रगति कर गए वो फिर अब उस वर्ग से अलग हटकर दूसरे वर्ग के माने जाएं, ऐसा नहीं है। वो उसी वर्ग के ही माने जाएंगे। आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, वो उसी वर्ग से ही संबंध रखेंगे, क्योंकि उनको अभी तक की मान्यताओं में चाहे उनकी प्रगति कितनी भी हो गई हो, वो इक्वल जो है वैसा नहीं माने जा रहे हैं, जैसा कि इस पर अभी भी डिबेट चल रही है कि क्या होना चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी जो है उसको प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पर ऐसे विचारों में। टेंशन इन पॉलिसी, टेंशन इन पॉलिसी, पॉलिसीज एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल लिबर्टी, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो स्वतंत्रता चाहता है वो चाहता है कि सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। में exacerbate inequality while policies aimed at promoting equality such as affirmative action, इक्वालिटी के लिए affirmative action का प्रयोग करना पड़ता है। may restrict individual freedom, affirmative action का मतलब जैसे हमने पहले बताया कि महिलाओं के लिए अलग लाइनें सामान्य प्रक्रिया में बताई गई, या किसी अवसर की समानता में किसी वर्ग के लिए अलग से, जिसको कहते हैं रिजर्वेशन। तो इस तरह के जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है, एफर्मेटिव एक्शन है, तो ये स्वतंत्रता में इंडिविजुअल के बाधक मानी जाती है। टेंशन इन पॉलिसी, तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। कल्चरल पर्सपेक्टिव, डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी में प्रायोरिटाइज लिबर्टी और इक्वलिटी टू वेरिंग डिग्री बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू एंड प्रायोरिटीज। अलग अलग समाज जो है या कल्चर जो है लिबर्टी या इक्वालिटी में अपने ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, वैल्यू या प्रायोरिटी के हिसाब से किसको महत्व देगा, वो उसके ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है उस पर भी निर्धारित होगा। अचीविंग अ बैलेंस between liberty and equality is a continual challenge in governance, requiring careful consideration of trade-off and compromises to ensure both principles are upheld to the greatest extent possible. गवर्नेंस में तो ये देखा जाता है कि स्वतंत्रता भी कायम रहे, समानता भी समाज में बनी रहे। किसी की स्वतंत्रता में पूरा बाधक भी नहीं बनना है, और इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देनी है कि समाज में असमानता हो जाए। अब इन दोनों के बीच में पॉलिसी मेकिंग में बैलेंसिंग एक्ट बनाना पड़ता है। इसका मतलब है कि केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ ट्रेड ऑफ, अलग अलग समूहों से वार्ता, उनकी जो है डिमांड्स, इन सब का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ कुछ फिलोसफर्स हैं जो इस सिद्धांत के तहत अपनी बात रखते हैं, जिसमें कि मिल है। तो मिल आर्ग्यू इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, मिल इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं ऑन लिबर्टी में। वो बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम शुड ओनली बी लिमिटेड टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, एंड ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी। तो जॉन मिल कहता है कि जब तक किसी को कोई नुकसान ना हो तब तक स्वतंत्रता पे कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। However, he also acknowledges the need of some degree of social equality to ensure that individuals have their necessary condition to exercise the liberty, यानी कि वो कुछ अंश तक सामाजिक समानता रहे, बना रहे, इंडिविजुअल जो है ऐसे कंडीशन हो कि अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सके। तो ये उनकी ये सब बातें नोट्स में है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जब इस पर प्रश्न आए तो। रूसो रूसो क्या क्या कहना है कंसेप्ट ऑफ एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ये कहते हैं कि इक्वालिटी अमंग सिटीजन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ही प्रपोजेस दैट इंडिविजुअल शुड सरेंडर सम ऑफ देयर लिबर्टी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिविजुअल शुड सरेंडर सम ऑफ देयर लिबर्टी टू द कम्युनिटी इन एक्सचेंज फॉर सोशल इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट। तो इंडिविजुअल को अपनी लिबर्टी थोड़ी सी सरेंडर करनी चाहिए ताकि समाज में समानता बना रहे। तो इनका मतलब है कि जस्ट सोसाइटी ऐसी है जहां पर इंडिविजुअल आर इक्वल इन देयर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। राइट और अपॉर्चुनिटी जहां पर इक्वलिटी है वही जस्ट सोसाइटी है। इस तरह से मार्क्स के भी विचार हैं, जॉन रॉल्स के भी विचार हैं। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जो है 10 पॉइंट्स इसमें भी हैं। म्यूचुअल री इन्फोर्समेंट, इक्वालिटी एंड लिबर्टी कैन री इन्फोर्स ईच अदर व्हेन प्रॉपरली बैलेंस्ड। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह हैं, दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं।
ensure equal access to opportunity, and resource can enhance individual freedom by removing barriers that impede personal development and choice. तो पर्सनल डेवलपमेंट में जो भी बैरियर्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे और इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी होगी, रिसोर्स का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सोशल स्टेबिलिटी, बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी सोसाइटी कैन रिड्यूस सोशल टेंशन। अगर समाज में समानता रहेगा तो समाज में टेंशन कम रहेगा, एक दूसरे के साथ जो विभेद होता है वो नहीं होने के चलते तनाव की स्थिति कम रहेगी, एंड इनइक्वालिटी भी नहीं रहेगा, विच कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर सोशल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी। तो समाज एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, समाज में स्टेबिलिटी रहेगी, उथल पुथल की संभावना कम रहेगी, और ऐसे समाज में इंडिविजुअल लिबर्टी, समाज जब शांत रहेगा तभी तो स्वतंत्रता का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा सकेगा बिना किसी डर के। तो ये होगा तो वहां पर आप लिबर्टी का भी अच्छे से एंजॉय ले पाएंगे। Diverse perspective, a society that value equality creates space for diverse perspective and experiences, enriching the public discourse and enhancing individual liberty by fostering tolerance and respect for differing viewpoint। तो फर्स्ट है कि सोसाइटी जो इक्वलिटी को वैल्यू देती है, तो इक्वलिटी को वैल्यू देती है तो वहां पर अलग अलग डाइवर्स, मतलब जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, एक्सपीरियंस है, वहां पर उसको जगह मिलती है। ऐसा होगा तभी तो व्यक्ति को स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता के जो वैल्यूज हैं वो वहाँ कायम होते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, वहां पर टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट रहता है अलग अलग व्यू पॉइंट्स के लिए। तो ये व्यवस्था में ऐसा ज्यादा बेहतर व्यवस्था समाज की बन के आती है। इक्वालिटी इम्पावर इंडिविजुअल बाय प्रोवाइडिंग देम विद द रिसोर्सेस, समानता समान करने के लिए उनको अलग अलग रिसोर्सेस, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। ये सब होता है, समानता आती है तो जिसको ये प्राप्त होता है वो भी अपनी लिबर्टी का एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो अपनी स्वतंत्रता का भरपूर प्रयोग कर पाए, इसके लिए ये आवश्यक भी है उनके लिए। सभी के पास इक्वल चांस होगा सफलता प्राप्त करने का, सभी के पास स्वतंत्रता होगी, सभी एम्पावर्ड होंगे तो सभी स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इंश्योरिंग इक्वालिटी अंडर द लॉ प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी बाय सेफगार्डिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्बिट्री ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्रिजर्विंग लिबर्टी फॉर ऑल सिटीजन। लिबर्टी ऑफ ऑल सिटीजन के लिए सबसे जरूरी है कि जो इक्वल ट्रीटमेंट हो, कानून के समक्ष सबको समान माना जाए। तो यहाँ पर समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, कानून के सामने समान माना गया तभी तो अपनी स्वतंत्रता का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के प्रयोग कर सकते हैं। उस पर इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इस नोट्स को लिंक में डाल दिया जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। काफी सिंपल तरीके से इस प्रश्न का जवाब यहाँ दे दिया गया है। धन्यवाद।